सो वेलकम बैक टू कोर्स विद श्रीहन। आज हम पढ़ने वाले हैं HTML का पूरा कोर्स को। तो बिना कुछ डिले किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि HTML होता क्या है। मैं आपको पूरा HTML का थियोरेटिकल पार्ट पूरा अभी बता दूंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकली करते चलेंगे। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि HTML क्या होता है। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML यूजुअली वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि HTML टिपिकली हम वेब पेज का स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, जैसे कि हेडिंग्स हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, या फिर कॉपीराइट का फुटर टैग्स हो गया। इन सारी चीजों को हम यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट होता है वो भी रिटर्न फॉर्म पे वो HTML को यूज करके बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है देखना, HTML के अंदर थोड़े टैग्स होते हैं और यही टैग्स पूरा मिलके एक वेबसाइट को बनाता है। अभी जो वेब पेज बनता है ना, उसके अंदर हम हेडिंग टैग्स को, पैराग्राफ टैग्स को, मार्क्यू टैग्स को, मतलब कि बहुत सारे टैग्स होता है, मोर देन 100। इन सारे टैग्स को अगर हम यूज करके एक अच्छा स्ट्रक्चर फुल वेबसाइट को बना सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं देखना, जैसे वेबसाइट बन जाता है वो एक नॉर्मल से एक रॉ स्केलेटन के जैसा बनता है। फिर उस पर हम क्या करते हैं, उस पर हम CSS नाम का एक छोटा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं, जिसको यूज करके हम उसी HTML को ही बहुत स्टाइलिश बना सकते हैं, दिखने में एकदम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो CSS करने के लिए सबसे पहले हमको आना पड़ेगा HTML। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो बिना कोई डिले किए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना आपको देखना, मैं यहाँ पे ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ सीधा। अगर आप विंडोज को यूज करते हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको यूनिवर्सल तरीका चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप वेब ब्राउजर पे जाके विजुअल स्टूडियो कोड करके यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, विजुअल स्टूडियो कोड आपको ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन किया था, एक सेकंड, VS कोड करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पे ना विजुअल स्टूडियो कोड करके आगे तो ओपन सोर्स है कोड एडिटर, तो आप इसमें क्लिक कर सकते हो। उसके बाद क्या करना, आपको इसमें डाउनलोड में क्लिक करना है। तो आपके डिवाइस के हिसाब से यहाँ पे दिया है, विंडोज, लिनक्स या फिर मैक। तो आप विंडोज में हो तो विंडोज में इंस्टॉल करो, लिनक्स को लिनक्स में इंस्टॉल करो। मैं मैक को यूज करूँ तो मैं मैक में इंस्टॉल करता हूँ। तो क्या होता है देखना, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉलर यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे इंस्टॉल हो जाएगा हम क्या करेंगे देखना, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेंगे। सिंपली है, कुछ नहीं करना आपको, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा देखना, यहाँ पे एक नया सा फोल्डर को ओपन करूंगा, इसे अच्छा मैं ऐड कर दूंगा। उससे भी पहले आपको एक इंस्टॉलेशन करना था, जिसको मैंने आपको बोला लाइव सर्वर। तो आपको सीधे जाना है हमारे एक्सटेंशंस के अंदर और यहाँ पे आपको क्लिक करना है लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर को पकड़ लिया और इंस्टॉल भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो ट्रस्ट पब्लिशर्स को यस करके। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, आप यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन के राइट साइड बॉटम पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा फाइल पे आके एक नया फोल्डर को ऐड कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ HTML फुल कोर्स। ये नेम ऑलरेडी टेकन बोल रहे, तो मैंने इसको विजुअल स्टूडियो कोड्स में ओपन कर लिया। तो देखो मेरे नाम से ना एक फाइल आ गया है यहाँ पे HTML फुल कोर्स के नाम से। ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, तो मैं इसका स्पेलिंग थोड़ा गलत कर दिया। तो अब क्या करना है देखना, अब इसके अंदर हम एक HTML का फाइल बनाएंगे। HTML को फाइल बनाना बहुत आसान है। आप यहाँ पे जो भी नाम रखो आपकी इच्छा, मैं इसमें कोई मना नहीं करूंगा। आप इंडेक्स रखो, मेन रखो, जो भी रखो, लेकिन इसके मतलब कि आपके फाइल के नाम के बाद जो हम डॉट लगा के एक्सटेंशन लिखते हैं, उसको आपको सिर्फ और सिर्फ HTML के ही नाम से लिखना पड़ेगा। मतलब कि index.html, main.html, या फिर आपके कोई नाम हो तो, या फिर आपका नाम मान के चलो अमर है तो आप लिख सकते हैं अमर.html। मेरा नाम श्रीहन है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ श्रीहन.html। मतलब कि .html यहाँ पे कॉमन होनी चाहिए। तो इस बात में थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट देखना, हमारा पूरा सेटअप रेडी हो गया। हमने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल भी कर लिया, इसको ओपन भी कर लिया, और यहाँ पे मैं index.html के नाम से एक फाइल भी बना लिया और मैं यहाँ पे लाइव सर्वर को भी इंस्टॉल कर लिया।
अब क्या करेंगे देखना, अब हम HTML का सबसे बेसिक सा टेम्पलेट मतलब कि बेसिक सा कोड लिखने वाले हैं जो कि हर एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि देखना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शिफ्ट वन दबाता हूँ तो एक्सक्लेमेटरी का मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे ना एमिट एब्जर्वेशन करके दिखाई देगा। तो यहाँ पे ना HTML का जो बेसिक पार्ट है, मतलब कि बेसिक कोड यहाँ पे जो हम यूजुअली लिखना ही पड़ता है, वो यहाँ पे वो आ जाएगा। तो मैं इसमें क्लिक करूँ तब देख सकते हो यहाँ पे हमारा HTML का बेसिक टेम्पलेट आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि HTML के अंदर से क्या क्या चीजें हैं जो कि इंश्योर करना बहुत नेसेसिटी है। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ टैग्स के बारे में। आप थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे हेड को देख सकते हो, उसको भी छोड़ो, यहाँ पे HTML को देख रहे हो, राइट। तो HTML नॉर्मली आपको दिख रहा है, लेकिन इसी का ये क्लोजिंग टैग यहाँ पे भी दिख रहा है, मतलब एक स्लैश लगा के इसको क्लोज कर दिया गया, राइट। जैसे कि हेड टैग आप देख सकते हो, नॉर्मली हेड करके लिखा है, मतलब कि एक स्मॉलर ब्रैकेट, मतलब कि स्मॉलर एंगुलर ब्रैकेट और लार्जर एंगुलर ब्रैकेट के बीच में हमने लिखा हेड, और उसी हेड को हमने स्लैश करके क्लोज भी कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो HTML के अंदर ओपनिंग टैग्स के लिए क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, लेकिन हाँ, थोड़े ऐसे टैग्स होते हैं जिसके अंदर हम क्लोजिंग टैग्स को इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि मेटा चार्ट सेट, मतलब कि जो मेटा हो गया, इसमें हम क्लोजिंग टैग को यूज नहीं करते। ये एक्चुअली मेटा चार्ट सेट क्यों है, ये बताता है कि ये जो कोड है, मतलब हम जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे, ये किस तरीके से ये हमारा इंकोड करेगा, किस तरीके से हमारा इंकोड करेगा। ये UTF-8 के फॉर्म पे, मतलब कि UTF-8 से ये इंकोड करेगा। नेक्स्ट इसका मेटा नेम, मतलब कि व्यू पोर्ट। कंटेंट यानी कि डिवाइस को विड्थ बताता है। कभी कभार हम फोन्स में वेबसाइट्स को चलाते हैं, कभी कभार हम लैपटॉप में चलाते हैं, कभी कभार हम टेलीविजन को कनेक्ट करके चलाते हैं, या फिर किसी और तरीके से दूसरे दूसरे डिवाइसेस को हम यूटिलाइज करके चलाते हैं। तो उसके हिसाब से वेबसाइट्स को क्या होना पड़ता है, उसके हिसाब से सेट राइट होना पड़ता है वेबसाइट्स को। तो इसीलिए हम यहाँ पे डिवाइस विड्थ देते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे टाइटल। टाइटल बहुत यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी वेबसाइट्स देख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्राउजर के अंदर ना एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो आप देखना कि यहाँ पे जो पॉइंट है, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग विजुअल स्टूडियो कोड करके, तो यहाँ पे एक टाइटल आ गया है। यहाँ पे एक टाइटल आ गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल को ओपन करूंगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गूगल आ गया है। सिमिलरली आप भी आपके क्रोम ब्राउजर में आप देख सकते हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज में आप देख सकते हो, हेडिंग में हमें कुछ ना तो कुछ एक टाइटल दिखाई देता है। तो यही टाइटल हमारा ये टाइटल टैग करता है, यही काम हमारा ये टाइटल टैग करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट लिखा है, राइट, तो मैं इसको गो लाइव में जाके क्लिक करूंगा तो ये लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया, राइट। अब मैं अगर इसी डॉक्यूमेंट को हटा के मैं लिखता हूँ कि हेलो वर्ल्ड, अगर मैं इसी में लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। अब पॉइंट ये है कि मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर को इंस्टॉल क्यों कराया आपसे। देखो, लाइव सर्वर बहुत यूजफुल चीज है, क्योंकि अगर आप लाइव सर्वर को यूज करोगे, आप जैसे यहाँ पे फाइल को सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली ब्राउजर के अंदर वो फाइल रीलोड हो जाता है, आपको बार बार रीलोड करने की नीड नहीं है। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको गो लाइव में आपको, मतलब कि लाइव सर्वर को मैंने आपको इंस्टॉल कराया। नेक्स्ट, उसके बाद हम आते हैं बॉडी टैग। अब बॉडी टैग क्या करता है देखना। बॉडी टैग के अंदर अब जो भी कंटेंट लिखोगे वो हमारा बॉडी टैग के अंदर रहता है। फॉर एग्जांपल कि मैंने इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो बॉडी टैग के अंदर ही रहेगा। बॉडी क्या करता है, हमारी ये जो वेबसाइट का जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट को डिफाइन करता है। मतलब कि आपके वेबसाइट में आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे जो भी व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है वो बॉडी टैग से ही बना है। वो बॉडी टैग का ही, मतलब बॉडी टैग का ही फैमिली है, वो बॉडी टैग से ही बिलोंग करता है, राइट। तो ये हो गया हमारा बॉडी बॉडी टैग। ये आपको बॉडी टैग अभी पता नहीं चलेगा, आपको बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लोजिंग टैग, उसका HTML का क्लोजिंग टैग, जहां पे हमने यहाँ पे लिखा HTML लैंग ईयर, मतलब कि हमारा लैंग्वेज को स्टेट कर रहा है। और आई, मतलब कि एक्सक्लेमेटेड डॉक टाइप HTML, यानी कि यहाँ पे सिंपली ये स्टेट करता है कि जो डॉक्यूमेंट, मतलब कि ये जो HTML है डॉक्यूमेंट है। तो ये हो गया हमारा HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट टैग के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे हेडिंग टैग के। तो हेडिंग टैग को लिखना बहुत आसान होता है, तो देखना क्या करेंगे। हेडिंग टैग यूजुअली हम हेड से डिनोट करते हैं। अगर आपने कभी भी पहले DBMS वगैरह किया होगा तो आपको हेडिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा।
हेडिंग में यूजुअली हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक यूजुअली यूज किया जाता है। मतलब कि H1 मतलब कि H1 से लेके H2 तक, मतलब कि H1 से लेके H6 तक ये इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे H1 लिखा हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पे H1 लिखा हेलो वर्ल्ड, तो क्या होगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करके प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये मेरा फर्स्ट हेडिंग है और आपके नाम का एक छोटा सा वेबसाइट यहाँ पे बन गया है। यहाँ पे आपने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इसी H2 को पकड़ के H2 करूंगा, मतलब कि H2 को ही छोड़ के मैं H2 को लिखूंगा, फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, राइट। तो जैसे मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो दूसरा बार पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे छोटा सा कंडीशन चेंज, मतलब कि छोटा सा कंडीशन चेंज हुआ कि जो H1 का टैग है मेरा, उसका जो फॉन्ट साइज है वो काफी बड़ा है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो H1 का फॉन्ट साइज है वो काफी बड़ा है, लेकिन H2 का फॉन्ट साइज है वो H1 के कंपैरिजन पे बहुत छोटा है। H1 के कंपैरिजन पे H2 बहुत छोटा है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को हटाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज हेडिंग 1, तो देखो दिस इज हेडिंग 1 करके आ गया। नेक्स्ट में क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस, अरे यार, दिस इज हेडिंग 2, तो देखो यहाँ पे ये भी आ गया कि ये हेडिंग 2 है करके, सिंपली। नेक्स्ट में क्या करूंगा, H3 टैग को सिंपली इस्तेमाल करके लिखूंगा दिस इज हेडिंग 3 करके, तो देखो यहाँ पे भी सेम कंडीशन। मतलब कि यहाँ पे होता क्या है, H1 से लेके H6 तक हमारा हेडिंग टैग HTML के अंदर वैलिड होता है। H1 का ये जो टैग होता है उसका जो फॉन्ट साइज है वो काफी बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग एंड H5 टैग एंड H6 टैग। H6 टैग जो है वो सारे टैग से बहुत छोटा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा H3 टैग हो गया। मैं सिंपली यहाँ पे H4 को भी लिखता हूँ, दिस इज हेडिंग 4 करके। तो जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो देखो हेडिंग 4 का ये जो लेटर्स है, मतलब कि जो सेंटेंस है हमारा हेडिंग 4 का, वो उसका जो फॉन्ट साइज है वो काफी छोटा है और देखने में भी बहुत छोटा है कंपैरिजन टू द बिफोर टैग्स, प्रीवियस टैग्स के हिसाब से। H3 टैग से H4 बहुत छोटा है, H3 से H2 काफी बड़ा है, H2 से H1 काफी बड़ा है, तो सबसे टॉप कौन है, H1। नेक्स्ट सिमिलरली मैं यहाँ पे H5 भी लिखता हूँ, तो मैं लिखूंगा दिस इज हेडिंग 5 करके एंड सिंपली मैं यहाँ पे H6 करके लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 6। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हेडिंग 6 पे आ गया, उसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा हो गया है। नेक्स्ट देखना, अब आप बोलोगे मैं H7 को भी इस्तेमाल करूंगा, तो मैं आपके लिए H7 को भी लिखता हूँ, मैं लिखूंगा कि दिस इज हेडिंग 7। तो देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया और पॉइंट ये है कि हमारा हेडिंग के अंदर भी नहीं आया। यहाँ पे देखना, जहां पे मैं हेडिंग्स लिखा हूँ इसका फॉन्ट साइज भले छोटा हो रहा हो लेकिन टेक्स्ट बोल्ड है। अब यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट बहुत बोल्ड है। ये ऐसा नहीं है नॉर्मल ऐसा आपको दिख रहा है ना, ऐसा आपका हेडिंग नहीं दिख रहा है, ये काफी बोल्ड दिख रहा है। तो हेडिंग क्या करता है, हेडिंग यूजुअली टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है और हाईलाइट करता है हमारे टेक्स्ट को। तो हेडिंग टैग इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग बार बार, और वेलकम करने के लिए भी हम हेडिंग टैग्स को बहुत इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखना, दिस इज हेडिंग 7। हेडिंग 7 का कोई भी हेडिंग नहीं होता है, H7 इज नॉट वैलिड इन HTML, प्लीज डोंट यूज दिस। ये हो गया हमारा HTML का हेडिंग्स के बारे पे। चलते हम लोग अगले टैग के बारे में बात करते हैं, फिर से उसका नाम है पैराग्राफ टैग। लेट्स गो। अब मैं बात करने वाला हूं पैराग्राफ टैग के बारे पे। पैराग्राफ टैग क्या करता है मैं आपको बताता हूं, देखना। जैसे कि ये मेरा वेब ब्राउजर है, यहाँ पे कुछ मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं आपको पैराग्राफ टैग को पी से हम डिनोट करते हैं, मतलब कि पैराग्राफ टैग के जो मेंशन करते हैं इसको हम पी से मेंशन करते हैं। मैं लिखूंगा कि दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग के डिफरेंसेस के बारे पे। सबसे पहले देखना, आप बचपन पे या फिर अभी आप अगर आप 10th में पढ़ते हो या फिर 11th में पढ़ते हो या फिर आप कोई जॉब्स में करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी आप टेक्स्ट बुक्स तो पढ़े होंगे, उस टाइम पे क्या होता है देखना, जो चैप्टर का हेडिंग होता है वो लेसन 1 या फिर यूनिट 1 या फिर चैप्टर 1 करके एकदम बड़े फॉन्ट साइज में एकदम बोल्ड टेक्स्ट में लिख के दिखाते थे। और जैसे हम सेंटेंस को रीड करते, जैसे कि हम लेसन को पढ़ते थे, उस टाइम क्या होता था, उस टाइम टेक्स्ट एकदम नॉर्मल तरीके से दिख जाता था,
एकदम हेडिंग के जैसा नहीं दिखता था, मतलब कि कुछ पैराग्राफ या आप देख सकते हो, जैसे मैं इसको जूम कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता था, राइट, ऐसे दिखता था। तो ये होता है हमारा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग यूजुअली हम कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। कंटेंट को हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि देखने में एकदम सिंपलिसिटी, मतलब कि देखने में सिंपल दिखे, इसीलिए हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं। एंड हियर इज वन मोर एडवांटेज फॉर यू दैट पैराग्राफ टैग को HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी बार भी यूज कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे हेडिंग टैग्स की में H6 तक ही लिमिट था, लेकिन इसमें कोई पैराग्राफ टैग में लिमिट नहीं है, आप इसको बहुत बार यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, दिस इज अनदर, सॉरी, दिस इज एन अनदर पैराग्राफ। तो आप देख सकते हैं दिस इज अनदर पैराग्राफ करके आ गया है। अब पॉइंट ये है कि मैं अगर पैराग्राफ टैग को यहाँ पे नहीं लिखूं, सीधा मैं यहाँ पे लिख दूं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट ऐसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट ऐसे ही आएगा। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब आप इसको स्टाइलिंग करोगे। आपको स्टाइलिंग अभी नहीं आती होगी तो कोई कोई चिंता मत करना, इस वीडियो को कंप्लीट करते ही आप जाके CSS का भी वन शॉट देख सकते हो, मैं इसके बारे में वीडियो बना के पोस्ट भी कर दिया हूँ। नेक्स्ट देखना मैं क्या करूंगा, आपको क्या होगा, बार बार आपको टैग्स के अंदर ही आपको कंटेंट को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस कुड बी लीड अ बैड इफेक्ट फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग के बारे में भी बता दिया। अब मैं आपको हेडिंग टैग्स एज वेल एज पैराग्राफ टैग्स दोनों को इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। देखना मैं क्या करूंगा, यहाँ पे H1 करके लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट करके। ओके, अब मैं पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करके लिखता हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो आप देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस हैं इसके अंदर, किस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली। तो ये हो गया मेरा पहला वेबसाइट का क्रिएटिंग और यूजिंग दो टैग्स, मतलब कि 2 टैग्स को यूज करके हमने एक वेबसाइट को, छोटा सा वेबसाइट को डिजाइन कर लिया है। ओके, अब क्या करेंगे देखना, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक छोटा सा और एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव टैग को, जो कि टेक्स्ट को मूव करता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपके हिसाब से। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं, चलिए। तो जो टैग होता है टेक्स्ट को मूव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मार्क्यू टैग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मार्क्यू। मार्क्यू टैग क्या करता है, आपके टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं लिखता हूं कि दिस टेक्स्ट इज मूविंग, दिस टेक्स्ट इज मूविंग, तो देखो ये टेक्स्ट मूव कर रहा है, देख सकते हो टेक्स्ट मूव कर रहा है, राइट। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं अगर मैं क्या करूं, इसी टेक्स्ट को ना मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं। ओके, इसी टेक्स्ट को मैं एक बार कॉपी करके फिर से पेस्ट करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसका डायरेक्शन बता देता हूं। मैं इस बार ना इसका डायरेक्शन बता देता हूँ, डायरेक्शन, आई थिंक डायरेक्शन ही होगा, डायरेक्शन आई थिंक राइट से होना चाहिए, RIGHT। आई होप ये काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये काम किया है। तो देखना क्या होगा, ये जो डिफॉल्ट जो टेक्स्ट हो रहा है वो हो रहा है लेफ्ट से लेके राइट पे, ये जो मैंने डायरेक्शन उसको मैंने स्ट्रेट किया है, ये हो रहा है राइट से लेके लेफ्ट पे, मतलब कि ये हमारे वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट को मूव कराएगा। तो ये एक एडवांटेज हो सकता है आपके वेबसाइट के अंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और अच्छे से दिखाने के लिए। तो ये हो गया हमारा मार्क्यू टैग। अब मार्क्यू टैग के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, एक बॉर्डर बॉक्स बना के उसके अंदर भी इसको बाउंसिंग कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी आप बेसिक में हो, मैं आपको इतना ज्यादा टेंशन, मतलब कि इतना ज्यादा आपको मैं बताना नहीं चाहता हूँ। अगर आप HTML के अंदर प्रोफेशनल बन जाओगे, मतलब अगर आप इस वीडियो का एंड तक देखोगे तो आप इस HTML के अंदर प्रोफेशनल बन जाओगे, तब आपको एकदम अच्छे से समझ पे आएगा कि किस तरीके से हम बॉर्डर्स को भी लगाते हैं। और बॉर्डर्स को मैं बहुत जल्दी से सिखाने वाला हूँ, एंड तक जरूर रहना। अब मैं क्या करूंगा देखना, इसके बाद हमारा मार्क्यू हो गया, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग टैग्स हो गया, मैंने आपको 3 टैग्स को कवर अप करा लिया हूं अभी तक। अब हम जाने वाले हैं दूसरे टैग के बारे पे। ये एक्चुअली एक टैग नहीं है, इसको हम कमेंट्स बोलते हैं। तो चलिए कमेंट्स के बारे में जानते हैं। अब कमेंट्स क्या होता है देखना, यूजुअली कमेंट्स क्या करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, मैं रैंडमली जो भी शब्द लिखना मुझे, मैंने उसको लिख दिया, लेकिन मैं इसको आउटपुट में देख पा रहा हूँ, राइट।
मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको आउटपुट में देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं जो भी लिखूं उसको कंप्यूटर रीड नहीं करे, वो आउटपुट में मुझे नहीं दिखे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं कमेंट्स का इस्तेमाल करूंगा। तो कमेंट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, देखना। यूजुअली कोड को डिस्क्राइब करते समय, फॉर एग्जांपल कि मान के चलो आपके बहुत बड़ी कंपनी में आपको जॉब लग गई, तो आप उसमें एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, लेकिन आपको क्या करना है, बैक एंड को देख के आपको फ्रंट एंड में एडिटिंग करनी है, मतलब कि फ्रंट एंड में आपको उसको चेंजेस करनी है। तो बैक एंड डेवलपर क्या करेगा, आपके लिए कमेंट बनाएगा, उस कमेंट्स में बताएगा कि ये कोड किसके लिए है, ये कोड किसके लिए है करके। सिमिलरली आप क्या करोगे, एक छोटा सा कमेंट बनाओगे। कमेंट बनाने में आपको दिखा देता हूं, देखना। सिंपली जैसे हम टैग्स को बनाते हैं ऐसे आप बना सकते हो सिंपली, और एक एक्सक्लेमेटरी मार्क को लगा सकते हो, ताकि शिफ्ट वन को क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको डैश डैश करके लगाना है, तो ये आपका बन जाएगा कमेंट। ये आपका बन जाएगा कमेंट। तो देखो मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा, वो कंप्यूटर रीड नहीं करेगा, वो मुझे आउटपुट में दिखाई नहीं देगी। ओके। और मैं आपको कमेंट्स का एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूं। यहाँ पे आपको बस कंट्रोल स्लैश को या फिर कमांड स्लैश को क्लिक कर, मतलब कि शॉर्टकट को यूज करना पड़ेगा, ताकि वो ऑटोमेटिकली कमेंट में चले जाए उस लाइन के पास जाके। तो देखो फिर से ये रीड नहीं किया। तो कमेंट्स क्या करता है, आप कोड के अंदर जो भी लिखोगे, अगर वो कमेंट के अंदर है तो वो उसको कंप्यूटर रीड नहीं करेगा, आप इसको भूल नहीं सकते हो। एंड ये हो गया हमारा कमेंट। मैंने आपको अभी तक हेडिंग सिखा दिया, पैराग्राफ टैग के बारे में सिखा दिया, मार्क्यू टैग के बारे में सिखा दिया, साथ साथ मैंने आपको कमेंट्स भी पढ़ा दिया। अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इमेज टैग के बारे में। अब ये बताऊंगा कि इमेज क्या होता है और इमेज को हम इस्तेमाल कब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि देखना, आपके बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर इमेजेस को दिखा देते हैं, जैसे कि ट्रैवल्स वगैरह, अगर आप टूरिज्म वगैरह में आप विजिट करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे ना एक गूगल पे जाके एक बुक माई शो नहीं बुक मेक माई ट्रिप का वेबसाइट को ओपन करता हूँ। अब देखो, देखना मैं यहाँ पे जैसे मेक माई ट्रिप को ओपन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खुलेगा भाई, चलो छोड़ो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखना यहाँ पे जो मेक माई ट्रिप का आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये जो मेक माई ट्रिप का यहाँ पे जो इमेजेस बना है, ये इमेजेस आते हैं। जैसे कि देखना, ये एक इमेज हो गया, ये एक इमेज हो गया, 3 इमेजेस आ गए। और मैं इसमें क्लिक करूंगा तो एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे इमेजेस भी आ गए। तो इन इमेज को कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको IMG नाम का एक टैग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। IMG क्या करता है, देखना। IMG टैग यूजुअली, IMG टैग हमारे वेब पेज के अंदर एक इमेज को अडॉप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गूगल में जाके किसी भी एक अच्छा सैंपल वो निकालता हूँ, जैसे कि विराट कोहली का फोटो निकालते हैं। मैं राइट क्लिक करके इस इमेज को कॉपी कर देता हूँ, और मैं HTML के अंदर एक नया फाइल बना के इस वो फोटो को पेस्ट कर दूंगा, जैसे कि इमेज को पेस्ट कर दूंगा। तो क्या होगा देखना, मेरा इमेज आई थिंक आना चाहिए, यहाँ पे आया नहीं। आया क्यों नहीं है, लेकिन चलो दूसरे इमेज को ट्राई करते हैं। मैं इस इमेज को एक बार ट्राई करके पेस्ट करता हूँ। हाँ, अब आया इमेज। तो मैं इस इमेज डॉट पी को ना राइट क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ इस पाथ को, और इंडेक्स डॉट HTML में मैं क्या करूँगा, इसमें यूज करूंगा। अब मैं IMG SRC करके यूज करूंगा। SRC एक्चुअली इमेज का सोर्स बताएगा कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो मैं इस लोकेशन को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इमेज डॉट पी करके, और बस अब देख सकते हैं आउटपुट के अंदर हमारे वेबसाइट में क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पे एक इमेज आया है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, इमेज डॉट पी बस रखते हैं, इसको फोल्डर के अंदर ही होगा। तो देखो यहाँ पे इमेज आ गया हम लोगों का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इमेज आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली हाइट को और विड्थ को डिफाइन करूँ, जैसे कि 250 पिक्सल्स को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, और विड्थ को मैं भी यहाँ पे 250 पिक्सल्स करके इस्तेमाल किया।
तो देखो जो इमेज का जो साइज है, विड्थ है, हाइट है, वो चेंज हो गया है। सिमिलरली मैं इमेज एसआरसी करके बहुत सारी इमेजेस को यूज कर सकता हूँ, और ये भी अनलिमिटेड टाइम्स हम इसको यूज कर सकते हैं। ये भी हम अनलिमिटेड टाइम्स को इसमें यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो टैग पढ़ने वाला है उस टैग का नाम है वीडियो। तो चलिए उसको भी शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हम वीडियो टैग को किस तरीके से HTML के अंदर लिख सकते हैं और आउटपुट में हम इसको कैसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, देखना, अगर आपके पास जो भी वीडियो हो अवेलेबल, उसको आपको आपके प्रोजेक्ट फाइल के अंदर एक नया फाइल करके उसको पेस्ट करना है, जिस तरीके से मैंने इमेज टैग के बारे में आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्या करना है आपको, सिंपली आपको जाना है बॉडी के अंदर और आपको लिखना है वीडियो। आपको लिखना है वीडियो एंड एक छोटा सा पॉइंट समझना है यहाँ पे क्या होगा। जब आप वीडियो को, मतलब कि जब आप वीडियो को आउटपुट में दिखा रहे हो, तो वीडियो में क्या होता है, वीडियो में हम पॉज करते हैं, राइट। हम वीडियो से क्या करते हैं, हम वीडियो को देखते हैं तो कभी कभार पॉज करते हैं, कभी कभार स्किप करते हैं, या फिर कभी कभार वॉल्यूम चेंज करते हैं, या फिर प्लेबैक स्पीड को चेंज कर देते हैं, राइट। तो इन सारी चीजें कंट्रोल्स का ऐड करना वीडियो के अंदर बहुत नेसेसिटी होता है। तो इसीलिए वीडियो टैग के ही अंदर हम लिखते हैं कंट्रोल्स यहाँ पे। मतलब कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल्स, और ये कंट्रोल सिर्फ एक कीवर्ड है जो कि वीडियो टैग के अंदर ना, हमारे मतलब कि जो हमारे वीडियो टैग होता है, राइट। तो उस वीडियो के अंदर जो भी, मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरे पास एक वीडियो है, तो उस वीडियो के अंदर कंट्रोल्स लाने का हेल्प करता है ये सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोल्स का कीवर्ड पे। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसका विड्थ, मतलब कि हम वीडियो का विड्थ बता देंगे, मतलब कि ये होगा 500, और मैं यहाँ पे हाइट लिख देता हूँ भी 500। तो बस अब इसमें पिक्सल्स की परसेंटेज की देने की नीड नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पिक्सल्स में सेव हो जाता है। अब वीडियो टैग के ही अंदर मैं सोर्स नाम का एक टैग को इस्तेमाल करूंगा। उस सोर्स टैग से मैं क्या करूंगा, उस सोर्स टैग को यूज करके मैं अपना वीडियो का लोकेशन को वहां पे प्रिंट करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोर्स करके, सोर्स एसआरसी हमें लिखना पड़ता है। मैं यहाँ पे सोर्स करके लिखता हूँ और एसआरसी करके यहाँ मैं क्या करता हूँ, मेरी ये जो वीडियो है इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, मतलब कि इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं चलूंगा अपने index.html की फाइल में और एसआरसी के अंदर इस लोकेशन को पेस्ट कर दूंगा। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको सेव करके आउटपुट में देखूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे चलता हूँ गोलाइव के अंदर, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा इमेज आ गया है। साथ साथ मैं यहाँ पे साउंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इसको पॉज कर सकता हूँ, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, मैं फिर बैक कर सकता हूँ, या फिर मैं नेक्स्ट, मतलब कि इसका प्लेबैक स्पीड को चेंज कर सकता हूँ। इवन मैं इसको मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, और मैं इसको ओवरले भी कर सकता हूँ। तो मैं पिक्चर इन प्ले भी कर सकता हूँ इसको यूज करके। सो वीडियो टैग में कंट्रोल्स का कीवर्ड को इस्तेमाल करके हम इतने सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वीडियो टैग। अब हम नेक्स्ट टैग और हम नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो है लिस्ट, जो कि HTML के अंदर यूज होने वाला है। तो चलिए उसको भी शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि लिस्ट्स क्या होता है और लिस्ट्स के टाइप क्या क्या है। लिस्ट यूजुअली दो प्रकार में यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। पहला है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या करता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या करता है, मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि लिस्ट बनाने के लिए भले आप ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करो, अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करो, इस LI टैग को इस्तेमाल करना नेसेसरी है। LI टैग क्या करता है, LI टैग ये बताता है कि ये एक लिस्ट है करके। अब ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ऑर्डर करके दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल की ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम OL नाम का टैग को इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे OL टैग को इस्तेमाल करते हैं। और सिमिलरली अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम और सिर्फ UL टैग को इस्तेमाल करते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट में हम यहाँ पे बगल में ऑर्डर देंगे, जैसे कि 1 2 3 4, या फिर रोमन नंबर जैसा आई, या फिर 2 आई, या फिर 3 आई, इस तरीके से, या तो ABCDE, इस तरीके से हम यहाँ पे देते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट ये काम करता है। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर जब हम लिस्ट लिखते हैं ना, उसके बाद हमारा 1 2 3 आता है। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 की जगह सिर्फ और सिर्फ डॉट्स आता है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ।
मैं OL करके एक टैग बना लिया। OL के अंदर मैं लिखता हूँ LI। अब इस LI में मैं लिखता हूँ कि दिस इज फर्स्ट लिस्ट करके, दिस इज फर्स्ट लिस्ट करके मैं यहाँ पे कंट्रोल सेव करता हूँ और इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। जब इसका आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पे दिस इज फर्स्ट लिस्ट आ गया। साथ साथ में जैसे बताया था आपको यहाँ पे 1 करके भी आ गया, राइट, यहाँ पे 1 करके भी आ गया। तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट। जैसे कि आप देखना, मैं जस्ट इसके नीचे फिर से लिखता हूँ LI करके, मैं लिखूंगा दिस इज सेकेंड लिस्ट करके। तो आप आउटपुट में देखो यहाँ पे 2 आ गया। ये है ऑर्डर लिस्ट का काम, ये है ऑर्डर लिस्ट का काम। मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूं, ये है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट करके। अब मैं आपको अनऑर्डर लिस्ट बताता हूं। अब मैं आपको बताता हूं अनऑर्डर लिस्ट क्या करता है। अनऑर्डर लिस्ट करके अब यूएल को इस्तेमाल करेंगे हम अनऑर्डर लिस्ट के लिए। सिंपली हम एल यहाँ पे हर एक जगह इस्तेमाल करेंगे। जब भी हमें लिस्ट बनाना होता है तब हम एल को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लिस्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल लिखते हैं और अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल लिखते हैं। अब अनऑर्डर लिस्ट के लिए मैं लिखता हूं कि दिस इज द फर्स्ट लिस्ट। अब देखना, जैसे मैं इसका आउटपुट दिखाऊंगा, यहाँ पे 1 नहीं आया, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एक डॉट आ गया, लेकिन यहाँ पे एक डॉट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली फिर से अलाइ करके लिखता हूं कि दिस इज द सेकेंड लिस्ट करके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड लिस्ट भी आ गया। ओके, चलो अब देखना क्या होगा। अब देखना क्या होगा, मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस लिस्ट के अंदर ये 1 2 जैसे प्रिंट हो रहा है, मुझे 1 2 प्रिंट नहीं होना है। मुझे इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर रोमन नंबर्स प्रिंट होना है। तो उसके लिए मैं इसके लिए ना टाइप लिखूंगा और उस टाइप के अंदर मैं ये बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। स्मॉल रोमन वैल्यूज चाहिए, फिर कैपिटल रोमन वैल्यूज चाहिए, स्मॉल अल्फाबेट्स, लार्ज अल्फाबेट्स, या फिर नंबर्स। तो मैं चाहता हूं कि मुझे स्मॉल वाले चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्मॉल रोमन नंबर को क्लिक करूंगा और जैसे सेव करूंगा तो आउटपुट में आप देख सकते हो क्या आ गया। ओके, सिंपली। अब मैं इसमें आई थिंक ये काम करेगा नहीं करेगा मुझे गारंटी नहीं, आई थिंक नहीं करेगा इसमें। अनऑर्डर लिस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऑर्डर लिस्ट में हम टाइप करके हम उसको बता सकते हैं कि क्या ये रोमन नंबर होने वाला है, नंबर होने वाला है, अल्फाबेट होने वाला है। तो ये हो गया हमारा लिस्ट। अब इस लिस्ट को हम बहुत सारे प्लेसेस में यूज करते हैं और लिस्ट को यूज करना नेसेसिटी हो जाता है कभी कभार बहुत सारे वेबसाइट्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टेबल के बारे पे, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो टेबल टैग्स को शुरू करते हैं जल्दी से। अब टेबल को हम क्यों बनाते हैं मैं आपको यह बता देता हूँ। हमारे वेबसाइट के अंदर हम जब भी टाइम टेबल्स को बताते हैं या फिर कभी हमें डेटा को दिखाने के लिए, हम इसको विजुअलाइज करने के लिए हमें इसको यूज करना पड़ता है, हमें टेबल्स को। और टेबल्स बहुत आसान होता है डेटा एनालिसिस के लिए। अब क्या होता है, कभी कभार वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है ना, एक टेबल बना देता हूं और उस टेबल के अंदर ना डेटा को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे स्कूल्स के अंदर ना हमें स्कूल का टाइम टेबल दिया जाता था। हमारे स्कूल्स के अंदर हमें जो टाइम टेबल दिया जाता था उसके अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के साथ साथ जिस दिन, मतलब कि जिस दिन कौन सा सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे और उसका टाइम भी बता दिया जाता था। तो ये कैसे करते हैं कंप्यूटर को यूटिलाइज करके, वो भी HTML के अंदर, मैं आपको ये बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या टैग्स को इस्तेमाल करने वाले हैं टेबल के अंदर। सबसे पहला हम इस्तेमाल करेंगे टेबल टैग को। ओके, सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे टेबल टैग को। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे TH टैग को, मतलब कि टेबल हेड को। टेबल हेड यानी जो टेबल का हेडिंग होती है उसको हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में TR को इस्तेमाल करूंगा। TR टैग क्या करता है, टेबल के लिए एक अलग रो बनाएगा। तो ये 3 टैग हम आज इस टेबल को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इसको शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे H1 टैग करके लिखता हूँ स्कूल टाइम टेबल करके, स्कूल टाइम टेबल करके। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल टाइम टेबल आ गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं टेबल करके एक टैग बनाऊंगा। अब मैं टेबल करके एक टैग बनाऊंगा, टैग। और इस टेबल टैग के अंदर मैं पहले टेबल का हेड बनाऊंगा। तो मैं लिखता हूं टी, पहले मैं एक रो बनाता हूं, उस रो में मैं हेड बनाऊंगा। तो पहले मैं लिखता हूं TH करके। ओके, पहले मैं लिखता हूं TH। अब टेबल में आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं, देखना। हमें बॉर्डर नाम के एक वर्ड के बारे में पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बॉर्डर करके लिखता हूं। बॉर्डर क्यों यूज होता है मैं आपको बताता हूं, देखना।
मैं यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक नाम का इस्तेमाल करूंगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा डॉट के जैसा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे छोटा सा डॉट दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा है? क्योंकि बॉर्डर है। जब भी आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, मान के चलो आप एक स्क्वायर को ड्रॉ कर रहे हो या फिर आप एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे हो, तो आप एक पेंसिल से एक आउटलाइन बनाओगे, राइट? तो उसी आउटलाइन को हम बोलते हैं बॉर्डर। अब ये बॉर्डर का विड्थ क्या होता है वो मैं यहाँ पे स्टेट कर दिया हूं, 1 पिक्सल होगा। अगर मैं चाहता हूं इसको तो 100 पिक्सल भी बना सकते हैं। तो देखो कितना, मतलब उसका उसको जो वेट है वो उसका बढ़ जाएगा। तो मैं इसको 1 पिक्सल रहने देता हूं मैं इसमें। और सॉलिड ब्लैक क्यों दिया मैं बताता हूं। ये एक सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, ये एक सॉलिड पार्टिकल है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लैक क्यों दिया हूं, मुझे कलर ब्लैक चाहिए। अगर मुझे ब्लैक के अलावा ग्रीन चाहिए होता तो मैं ग्रीन लिखता, अगर मुझे ब्लू चाहिए तो मैं ब्लू लिखता, लेकिन यूजुअली बॉर्डर्स हमेशा ब्लैक में बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा देखना, सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ डे करके। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डे करके। अब इसके बाद में क्या करूंगा, फिर से टीएच टैग को इस्तेमाल करूंगा, राइट? फिर से टीएच टैग को इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइमिंग करके, मतलब कि हम मैं टाइम लिखूंगा, मतलब सुबह 9 बजे स्कूल स्टार्ट हो जाएगी। सुबह 9 बजे स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, पहला पीरियड चालू हो जाएगा उस टाइम पे, और 10 बजे तक हमारा पहला पीरियड चलेगा। तो ये हो गया हमारा पहला टाइम। सिमिलरली हम फिर से टीएच को बनाएंगे, आप भी मेरे साथ करते चलो। फिर 10 बजे हमारा दूसरा पीरियड चालू हो जाएगा और 12 बजे वो एंड हो जाएगा, और 12 बजे वो हमारा एंड हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से मैं एक और छोटा सा टैग बना के मतलब टेबल हेड का टैग बना के लिखता हूं कि 12 बजे को, एक सेकेंड, 12 बजे को फिर से हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और 3 बजे को छुट्टी हो जाएगी, और 3 बजे को छुट्टी हो जाएगी करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नॉर्मली मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, फिर से एक नया टेबल रो बनाऊंगा। अब मैं फिर से एक नया टेबल रो बनाऊंगा और इस टेबल रो के अंदर मैं फिर से एक टीएच को लिखूंगा। फिर से टेबल एच में लिख के मैं बोलूंगा ये होगा मेरा मंडे, ये हो गया मेरा मंडे। तो आप देख सकते हो कि डे के जस्ट नीचे आ गया मंडे। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा देखना, अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा टेबल बन रहा है, मतलब कि मैं यहाँ पे जो टेबल का हेड लिख रहा हूं ना, वो जा रहा है इस तरीके से, वो जा रहा है इस तरीके से, ये सीधा जा रहा है जैसे कि एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, पहले एक्स एक्सिस को डिफाइन करते चलूंगा। तो मैं उसके बाद में यहाँ पे ट्यूसडे नहीं लिखूंगा, उसके बाद में यहाँ पे ट्यूसडे बिल्कुल नहीं लिखूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे भी डे के नीचे मंडे नहीं लिखा, डे के नीचे मैंने यहाँ पे टाइम लिखा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में चल रहा है। ओके, तो मैं तो 9 से लेके 10 बजे तक कौन सा पीरियड चलेगा, 9 से लेके 10 बजे तक चलेगा हमारा साइंस पीरियड। तो मैं यहाँ पे साइंस लिख दिया। सिमिलरली मैं फिर से टीएच को इस्तेमाल करके 10 बजे से लेके 12 बजे तक कौन सा पीरियड चलेगा, गेम्स पीरियड चलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे गेम्स भी लिख दिया। साथ साथ मैं टीएच टैग को यूज करके मैं गेम्स के बाद लिखता हूँ मैथ्स करके, तो यहाँ पे मेरा मैथ्स भी पीरियड आ गया। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल से बना दिया है, राइट? अब इसी को मैं अगर ट्यूसडे के लिए, वेंसडे के लिए, थर्सडे के लिए, फ्राइडे के लिए, सैटरडे के लिए मैं बना सकता हूँ, सिंपली बना सकता हूँ। तो अब देखना मैं क्या करूंगा, फिर से एक नया टेबल रो बनाऊंगा और इस टेबल रो के अंदर मैं फिर से एक ट्यूसडे करके, ट्यूसडे करके मैंने यहाँ पे फिर से एक नया रो बना लिया। अब इस रो में फिर से एक हेडिंग भी बना दी जिसको मैं लिख दिया ट्यूसडे, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख दिया ट्यूसडे। अब मैं फिर से क्या करूंगा, मैं चल रहा हूँ एक्स एक्सिस के हिसाब से, मैं चल रहा हूँ एक्स एक्सिस के हिसाब से, तो मुझे ट्यूसडे का वेडनेसडे नहीं लिखना है। ओके, मुझे ट्यूसडे का वेडनेसडे नहीं लिखना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आगे वाले में देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि अच्छा मंडे के बाद है ट्यूसडे। ओके, साइंस, तो मंडे को साइंस है और ट्यूसडे को क्या होगा, जब मंडे को साइंस है तो ट्यूसडे को क्या होगा, भाई साइंस है तो साइंस लिख लो, अगर आपको जो भी मन करता है उसको लिख लो। मैं यहाँ पे साइंस लिख दिया, तो मैं एज इट इज लिख दूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनको कॉपी कर दूं, इनको मैं कॉपी कर देता हूँ अच्छे से, इनको मैं अच्छे से कॉपी कर देता हूँ और मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देख सकते हो यहाँ पे एज यूजुअल आ गया सिंपली मेरे लिए। सिमिलरली मैं क्या करूंगा देखना, सिमिलरली मैं यहाँ पे फिर से टीआर करके, फिर से टीएच करके मैं लिखता हूँ वेडनेसडे। सिंपली मैं आपको लिख के देखता हूँ वेडनेसडे, और टीएच करके मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ साइंस। साइंस का स्पेलिंग गलत लिख दिया, ENC, हाँ। और मैं फिर से इन दोनों को पेस्ट कर दूं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ गया। अब आपका एक छोटा सा वर्क है कि मैं तो वेडनेसडे तक लिख लिया हूँ, ठीक है, मैं फ्राइडे का भी लिख दूंगा,
मतलब थर्सडे का भी लिख दूंगा, फ्राइडे का भी लिख दूंगा, सैटरडे का भी लिख दूंगा। मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप भी लिख सकते हो मेरे साथ कि नहीं, तो आप भी मेरे साथ ट्राई करो, जल्दी से इस वीडियो को पॉज करना और कमेंट में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते मुझे बता देना, और आप भी करके देखना। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TH करके, फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्सडे, वेंसडे हो गया, फिर थर्सडे हो गया, फिर इन तीनों को कॉपी कर दिया, फिर से पेस्ट कर दिया, फिर से TR लिख दिया, फिर से TH कर दिया, फिर से मैं फ्राइडे लिख दिया, साथ साथ में फिर से इन तीनों को पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टाइम टेबल बन रहा है, यहाँ पे मेरा टाइम टेबल बन रहा है, एक अच्छा खासा टाइम टेबल यहाँ पे मेरे लिए बन रहा है। फिर से मैं यहाँ पे TR लिख दिया हूँ, फिर से मैं इसको पेस्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डे, वो डे नहीं लिखा, तो मैं TH करके टैग बना के यहाँ पे लिखता हूँ सैटरडे। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने मंडे से लेकर सैटरडे तक डे वाइज मैंने एक टाइम टेबल यहाँ पे बना लिया है। तो अब आप बोलोगे कि ये देखने में इतना खासा अच्छा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको एकदम अच्छे तरीके से देख लो। मैं ये बोलूंगा आप टेबल टैग के जस्ट बगल पे जाओ और आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन, आई थिंक नहीं, आपको लिखना पड़ेगा स्टाइल। स्टाइल के ऊपर क्लिक करके आप लिख सकते हो टेक्स्ट अलाइन, और सेंटर करके आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो जो भी हमारा ये जो टेक्स्ट हो जाएगा वो सेंटर में चले जाएगा। आई थिंक ये चला नहीं है, आई थिंक मुझे इसके लिए CSS को इस्तेमाल करना पड़ेगा लगता है, इसके लिए हमें CSS को इस्तेमाल कर लेना पड़ेगा लगता है। तो हम CSS सीखेंगे, उसके बाद हम स्टाइलिंग करेंगे। आप भी मेरे साथ बने रहना, मैं CSS का भी वन शॉट ला के दे दूंगा आफ्टर अ वीक अपलोडिंग ऑफ दिस वीडियो। तो अभी तक मैंने आपको टेबल टैग भी बता दिया है, तो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इन सारे टैग्स को इस्तेमाल तो कर दिए हो, लेकिन मैं आपको एक और टैग के बारे में बताने वाला हूं जिसको यूज करके मैक्सिमम वेबसाइट्स एकदम अट्रैक्टिव और कलरफुल बनते हैं। तो उस टैग का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं उसको भी। तो उन दोनों टैग का नाम, मैं एक्चुअली एक टैग के बारे में तो नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको दो टैग के बारे में बताने वाला हूँ। पहला टैग हो जाएगा हमारा डिटेल्स टैग, पहला टैग है हमारी डिटेल्स टैग, साथ साथ दूसरा टैग है हमारा समरी टैग, समरी टैग। इन दोनों टैग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली इसीलिए सरप्राइजिंग मैं आपको बताता हूँ, देखना एक छोटा सा बटन को क्लिक करके आप डिटेल्स को निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिटेल्स करके, और इसके अंदर मैं एक ऑर्डर लिस्ट बना देता हूँ, और उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं लिखता हूँ कि वेलकम टू वेलकम टू कोड विथ श्रीहन। साथ साथ में फिर से एक एलाई बना के लिखता हूँ कि प्लीज लाइक दिस वीडियो करके, फिर से मैं एक लिस्ट बना के लिखता हूँ प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो आउटपुट में क्या आएगा आपको पता है आउटपुट में क्या आएगा, ये आउटपुट में क्या आएगा आपके हिसाब से, तो ये तीनों आनी चाहिए, लिस्ट तो प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और प्रिंट हुआ, यहाँ पे तो डिटेल्स प्रिंट हुआ। कैसे? तो डिटेल्स का क्या करता है देखना, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको लिस्ट यहाँ पे आउटपुट में दिख जाएगा, जैसे मैं इसको फिर से क्लिक करूँ तो ये क्लोज हो जाएगा, राइट। तो डिटेल्स टैग क्या करता है, ये डिटेल्स टैग ना उसके अंदर सारे डेटा को स्टोर करके रखता है। ये एक्चुअली वेरिएबल का जैसे काम नहीं करता, ये तो स्टोर करके रखता है। लेकिन जैसे डिटेल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या करेगा, वो आपका लिस्ट को, भले आप इसके अंदर जो भी डेटा दिए हो या फिर जो भी आप टैग्स को इस्तेमाल करके आप वेबसाइट के अंदर जो भी डेटा डिटेल्स दिए हो, उन सब चीजों को ये दिखा देगा। अब पॉइंट ये है कि ये तो डिटेल्स दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि डिटेल्स नहीं, डिटेल्स के अलावा कुछ और दिखे यहाँ पे, मतलब कि काम तो यही करे, काम तो यही करे, लेकिन डिटेल्स नहीं दिखनी चाहिए। तो उसको मैं हाइड करने के लिए क्या करूंगा, उसको हाइड करने के लिए मैं लिखता हूं यहाँ पे समरी टैग। उसके लिए मैं हाइड करके लिखता हूँ समरी टैग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि समरी, समरी करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हो सके ये प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ मुझे देखना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ कर दिया, आई होप अब आनी चाहिए। हम्म, अच्छा हाँ, मुझे डिटेल्स को इसके अंदर रखना चाहिए। हाँ, अब आप देख सकते हो यह काम करना शुरू कर दिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे समरी टैग करके भी यहाँ पे
आ गया है, राइट। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जो किया हूँ वो किया हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे डिटेल्स के अंदर समरी को रखा था, एक्चुअली मैंने गलत कर दिया, मैं समरी को बाहर रख के डिटेल्स को अंदर किया था। एक्चुअली डिटेल्स के अंदर मुझे समरी टैग को इस्तेमाल करके उसका वेरिएबल देना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्लीज प्रोसीड टू डू, प्लीज प्रोसीड टू डू करके मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोटेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया हमारा वेलकम टू कोड स्टूडेंट, जो भी आपने यहाँ पे डेटा या फिर डिटेल्स आपने दे रखी है। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा और मोस्ट यूज्ड टैग्स के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्म टैग क्या होता है। तो फॉर्म टैग यूजुअली क्या होता है और इसको हम यूटिलाइज क्यों करते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखना, जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है ना, जैसा वेबसाइट के अंदर एंटर करते हो आपको कभी कभार सर्च बॉक्स मिल जाता है, राइट। मतलब कि वहां पे कुछ ना तो कुछ इनपुट देते हो, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है, हमें अपना डिटेल्स को मतलब कि हम लोग लॉग इन करते हैं या फिर साइन अप करके एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ये कैसे होता है, मतलब कि एक वेबसाइट के अंदर हम लोग इनपुट को कैसे दे रहे हैं और उस इनपुट को कंप्यूटर यूज कर रहा है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। यूजुअली कंप्यूटर्स को कैसे यूज करेगा ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, इसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको अभी ये बताने वाला हूं कि फॉर्म टैग को यूज करके आप यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हो, तो ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या करना है, देखना, आपको फॉर्म टैग करके एक टैग बनाना है, मतलब कि FORM करके एक टैग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म के बारे में, तो फॉर्म टैग को इस्तेमाल कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं फॉर्म टैग को इस्तेमाल किया हूँ। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्म टैग के अंदर ना दो टैग्स बहुत यूज होते हैं, दो टैग्स बहुत यूज होते हैं, जैसे कि लेबल, जैसे कि लेबल। लेबल टैग क्या करता है, लेबल टैग क्या करता है, लेबल टैग मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखना, फॉर एग्जांपल आपने जब आप 10th में या फिर 9th में पढ़ते थे तो क्या होता था, एक छोटा सा मतलब कि जैसे साइंस के अंदर ना डायग्राम्स बनते थे, साइंस के अंदर ना डायग्राम्स बनते थे, स्टमक का डायग्राम बना दो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना दो या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बना दो, तो हम तो बना देते थे। लेकिन हम एक जगह अटक जाते थे, लेबलिंग के। तो ये जो लेबलिंग क्या करते हैं, लेबलिंग हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को ढूंढते हैं और उस पॉइंट का नाम को बताते हैं। तो ये जो काम यहाँ पे लेबलिंग किया था ना, यही काम हमारे फॉर्म टैग के अंदर लेबल करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, देखना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, देखना, मैं यहाँ पे लेबल करके एक टैग बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं जो भी लिखूं, जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि यूजर से यूजर का नाम लेना, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम लेता हूँ। तो आउटपुट में क्या आएगा, देखना, आउटपुट में यहाँ पे यूजर नेम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो नॉर्मल टेक्स्ट भी है, इसको तो मैं पैराग्राफ से भी यूज कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है मैं लेबल को इस्तेमाल क्यों किया हूं, मैं आपको इसके जस्ट बाद में बताऊंगा। देखना, लेबल के बाद एक और टैग यूज होता है जिसको हम बोलते हैं इनपुट, जिसको हम बोलते हैं इनपुट। इस इनपुट क्या करता है, इनपुट यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। फॉर एग्जांपल कि देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूं इनपुट टाइप करके और मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूं। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक इनपुट आ गया, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यहाँ पे इनपुट दे सकता हूं, मतलब कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सक रहा हूं। यहाँ पे मैं एक ऐसा जगह बना दिया, मैंने एक ऐसा बॉक्स बना दिया जिसके अंदर मैं अपना नाम लिख सकता हूं, मैं अपने डिटेल्स को लिख सकता हूं। अब पॉइंट ये है कि मैंने लेबल को इस्तेमाल क्यों किया, साथ साथ मैंने इनपुट को इस्तेमाल क्यों किया। अब देखना मैं क्या करूंगा, लेबल को इस्तेमाल करके मैं इस इनपुट का लेबल दिखाया हूं, मतलब कि ये मेरे इनपुट है, इस इनपुट का नाम ये है। ओके, इस इनपुट में आपको क्या डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि मैं इस लेबल को कमेंट आउट कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या एंटर करना नहीं पता, यूजर नाम भी एंटर कर सकता है, फोन नंबर भी एंटर कर सकता है, ईमेल आईडी भी एंटर कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेबलिंग नहीं होगी, मतलब कि एक पर्टिकुलर डिटेल, मतलब कि पर्टिकुलर नोन नहीं, नॉन वैल्यू नहीं होगा जो कि यहाँ पे उसको यूजर को देना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लेबल को यूज करते हैं। ओके, तो लेबल को इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया हूं। ओके, अब क्या है, ये थोड़ा ना अधूरा अधूरा लग रहा है देखने में। देखो बहुत सारी इनपुट टैग्स में कैसा होता है, जैसे कि मैं आपको चैट जीपीटी का एग्जांपल दिखा देता हूं। देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर ना कुछ तो लिखा है, आस्क एनीथिंग करके, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ तो लिखा है। कैसे, इसको लिखने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, प्लेस होल्डर।
प्लेस होल्डर, अगर आप आपके इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर करके यहां पे आप लिख सकते हो कि एंटर योर नेम, तो देखना क्या होगा आउटपुट के अंदर, यहां पे आ जाएगा एंटर योर नेम, एंड ये वही काम कर रहा है जो कि यहां पे हमारा चैट जीपीटी का सर्च बॉक्स किया था, राइट। अब यहां पे देख सकते हो, राइट। सिमिलरली सिमिलरली क्या होता है, कभी कभार यूजर्स ना स्किप कर देते हैं उनको डिटेल्स को फिल करते करते। फॉर एग्जांपल कि हमको यूजर से यूजर का नाम चाहिए, यूजर का फोन नंबर चाहिए, यूजर का एज चाहिए, यूजर का जेंडर चाहिए, तो यूजर इनको स्किप ना करे, तो हम ना एक छोटा सा कीवर्ड को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं उसको रिक्वायर्ड, जिसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड, मतलब कि यूजर इसको स्किप नहीं कर सकता, यूजर इसको स्किप नहीं कर सकता, यूजर इसको स्किप नहीं कर सकता, मतलब कि ये यूजर इसको छोड़ के नहीं जा सकता। इसके बाद हम लगाएंगे बी आर बी आर। हाँ, अभी बी आर बी आर क्या है, ये तो एक नया टॉपिक है। अब बी आर क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, देखना कुछ नहीं करता यार। ये जो बी आर है ना, ये हमारे नेक्स्ट लाइन के लिए स्पेस छोड़ के रखता है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से एक छोटा सा लेवल बना देता हूँ। अब आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर, देखना मतलब अच्छा मैं कुछ लिखा नहीं, ओके मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज करके, तो अब देखना कि यहाँ पे ना बीच में गैप आ गया यहाँ पे, राइट। यूजर नेम और एज के बीच में गैप आ गया, तो वही काम हमारे बी आर करता है। तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप करके मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, साथ साथ प्लेस होल्डर करके एंटर योर एज कर देता हूँ, साथ साथ मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ, ओके। अब देखना यहाँ पे हमारा एज वगैरह लिखना। अब छोटी सी दिक्कत आ गई आपको कि मैंने तो इनपुट तो दे दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने टाइप को क्यों यूज किया, यही थी ना आपकी डाउट अभी तक। अब देखना टाइप क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया हूं, इनपुट टाइप नंबर दिया हूं, इसको देख के अगर आप थोड़ा सा समझ सकते हो, मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट क्यों दिया है, क्योंकि यूजर का नाम जो होता है वो एक टेक्स्ट फॉर्म पे होता है, वो अल्फाबेटिकल फॉर्म पे होता है, यूजर अपना नाम एक टेक्स्ट फॉर्म पे देता है, तो मैं इसीलिए इनपुट टाइप टेक्स्ट ही दिया हूं, ओके। तो इनपुट क्या है, ओके, तो इनपुट फंक्शन क्या काम करता है, अगर मैं टाइप को हटा दूं तो इनपुट वही काम करेगा जो कि पहले कर रहा था, आप देख सकते हो इनपुट वही काम करेगा, जैसे मैं टाइप हटा दूंगा तो वही काम करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं टाइप को देके क्या कर सकता हूँ, देखना मैं जब टाइप को दूंगा तो इनपुट को यह पता चलेगा कि यहाँ पे नंबर्स की एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे नंबर्स की एंट्री नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट दे देता हूं। कभी कभार क्या होता है देखना, कभी कभार नहीं, बहुत बार होता है ना कि स्ट्रिंग्स के अंदर हम इंटीजर्स को दे देते हैं, फॉर एग्जांपल कि स्ट्रिंग्स के अंदर हम नंबर लिख देते हैं, तो ये काम भी यहाँ हो जाता है। मतलब कि इनपुट टेक्स्ट मतलब कि यहाँ पे मैं एक्चुअली नाम भी लिख सकता हूँ, साथ साथ में नंबर को भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नंबर को नहीं लिख सकता हूँ। लेकिन रिस्ट्रिक्शन नीचे वाले कंडीशन में है, इनपुट टाइप नंबर में मैं यहाँ पे एज की जगह ना मैं टेक्स्ट में अल्फाबेट्स को टाइप नहीं कर पा रहा, आप देख सकते हो, आप सुन भी सकते हो, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो ये एरर दिखा रहा है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ लेकिन कुछ इनपुट नहीं ले रहा है। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ तो देखो ये इनपुट ले रहा है, जैसा आप देख सकते हो ये अभी इनपुट मेरे से नंबर में ले रहा है, ओके। फिर इसे मैं बी आर को इस्तेमाल करूंगा। अब देखना इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप फाइल, इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप रेडियो। अब इसको इस्तेमाल करके ना बटन्स के साथ साथ भी लगा सकते हो, मतलब कि आप इनपुट टाइप जो भी लगाओगे वो उस टाइप का इनपुट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इनपुट टाइप फाइल लगाना है तो फाइल्स को वो इनपुट लेगा। अगर आपको इनपुट टाइप एक बॉक्स बनाना है तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स बना दो। अगर आपको ऑप्शंस बनाना है तो आप इसको रेडियो के फॉर्म में इनपुट टाइप रेडियो कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लेबल को स्किप करता हूँ, आई होप आपको लेबल समझ पे आ गया हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप, और मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कितने कितने हैं, इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप कलर, इनपुट टाइप डेट, या फिर इनपुट टाइप डेट एंड डेट टाइम, इनपुट ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल, वीक, मतलब कि इतने सारे इनपुट्स हैं, इन सारे इनपुट्स को आप यूज करके कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले बहुत यूजफुल दिखाता हूं ईमेल। ईमेल क्या करता है देखना, एंटर योर ईमेल,
तो ईमेल क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, देखना ईमेल क्या करता है, आपके इस इनपुट फॉर्म पे आपको ईमेल ही एंटर करना पड़ेगा, आपको ईमेल एंटर करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आया है, राइट। तो यूजर नेम क्या करता है, यूजर नेम आप जो भी लिखोगे वो आपका यूजर नेम को पकड़ेगा आपके ईमेल आईडी से। ये ईमेल आईडी क्या करेगा, ईमेल आईडी क्या करेगा, आपकी ईमेल को पकड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ईमेल्स को दिख रहा है, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ जाते हैं इनपुट टाइप। फिर से हम आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इनपुट टाइप फाइल कर देता हूँ, और मैं इनपुट टाइप फाइल करके इसको बंद कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चूज फाइल बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ फाइल को image.png। तो देखो ये image.png यहाँ पे आ गया। ओके, सिमिलरली मैं क्या करूंगा, फिर से लिखता हूँ इनपुट टाइप करके, इनपुट टाइप डेट करके लिखता हूँ मैं। तो देखना क्या हो गया, यहाँ पे डेट आ गया, मतलब मैं यहाँ पे अपना डेट लिख सकता हूँ, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख दिया। मैंने यहाँ पे फाइल्स को सेलेक्ट करवा लिया, जैसे कि मैंने index.html फिर से सेलेक्ट किया, तो देखो .html की भी फाइल आ गई। ओके, हाँ आपको चाहिए तो इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट इन सब चीजों के लिए पॉइंट, ये है कि आपने इन सारी की जो टेक्स्ट ले ली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे आता है कि इन सबको सबमिट भी तो कराना है, इन सबको रन भी तो कराना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट टाइप। अब टाइप यहाँ पे बटन है और यहाँ पे सबमिट भी होगा। देखो यहाँ पे सबमिट भी है, बटन भी है, आपको किसको इस्तेमाल करना है, आपको सबमिट को इस्तेमाल करना है, मैं सबमिट को इस्तेमाल करना है आपको। और वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना, और वैल्यू में आपको रजिस्टर लिखो या फिर जो भी लिखो वो आपका लेबल बन जाएगा। जैसे कि मैं पे रजिस्टर लिखा तो रजिस्टर आ गया, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सबमिट, तो देखो यहाँ पे सबमिट में आ जाएगा। ओके, तो देखो ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे यूजर नेम पे रिक्वायर्ड दिया, तो ये क्या बोल रहा है कि फिल आउट दिस फील्ड अदरवाइज आई वांट टू गो फर्दर। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, तो एज नहीं लिखना चाहता तो एज भी लिखना ही है, तो मैं लिख देता हूँ 16। तो देखो काम किया, लेकिन मैं ये दोनों को मैं सेलेक्ट नहीं कराया क्योंकि ये दोनों मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं लिखा। ओके, तो इनपुट टाइप सबमिट करके अब पॉइंट ये है कि अब इसके अंदर ना बटन भी लिख सकते हो, बटन टाइप सबमिट करके तो आ जाएगा आपका वैल्यू। और वैल्यू के यहाँ पे कोई नीड नहीं है, बस इसको क्लोजिंग टैग करा लो तो आप ऑटोमेटिक क्लोजिंग टैग निकल जाएगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो रजिस्टर करके, तो यहाँ पे जो भी बीच में लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल ही बता रहा था। तो बटन्स होते हैं हमारे HTML फाइल के अंदर, जैसे कि इनपुट टाइप बटन सबमिट हो गया, या फिर इनपुट टाइप बटन हो गया, या फिर बटन टाइप बटन हो गया, ये सब वगैरह, बटन टाइप बटन, बटन टाइप सबमिट, या फिर सिर्फ और सिर्फ बटन, ऐसे यूज कर सकते हो। अब पॉइंट ये है कि इसी के अंदर हम सर्च को भी यूज कर सकते हैं, सर्च बॉक्स को हम यूज कर सकते हैं। सर्च बॉक्स क्या होता है, सर्च बॉक्स क्या, तो देखना जैसे कि आपने देखा गूगल को, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे गूगल को, तो देखना गूगल ने यहाँ पे एक सर्च बॉक्स बना के रखा है, राइट। गूगल ने इसको एक सर्च बॉक्स बना के रखा है, तो इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखना मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च, सर्च टैग को इस्तेमाल करूंगा, तो आउटपुट में कुछ नहीं हुआ, तो मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे इनपुट टाइप सर्च करके, और प्लेस होल्डर करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ आस्क एनीथिंग। तो बस अब देखना आउटपुट में क्या आएगा, ये एक सर्च बॉक्स बन गया, ये एक सर्च बॉक्स बन गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये बटन जो है ये सर्च के लिए काम करेगा, तो देखो ना ये हो गया, राइट। तो सर्च को यूज करके आप सर्च बॉक्स भी बना सकते हो। तो ये हो गया HTML के अंदर बेसिकली एंड हाईली यूज्ड टैग्स। अब नेक्स्ट टैग्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलिए उसको भी शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं आई फ्रेम टैग इन HTML क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कि देखना मेरे वेबसाइट के अंदर मैं ये चाहता हूं कि इस वेबसाइट के अंदर, मतलब कि वो वेबसाइट जो कि मैंने बनाया है उस वेबसाइट के अंदर एक दूसरा वेबसाइट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक वेबसाइट बनाया, ठीक है, तो उस वेबसाइट के अंदर मैं ये चाहता हूं कि उसके अंदर ना यूट्यूब का वीडियोस प्ले हो जाए। उसके अंदर मैं ये चाहता हूं कि उसी वेबसाइट के अंदर चैट जीपीटी भी ओवरले हो जाए, मतलब कि दूसरे वेबसाइट को हमारे वेबसाइट के साथ लिंक कराना या फिर एम्बेड कराना, ये होता है हमारा आई फ्रेम टैग का काम। तो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे आई फ्रेम टैग करके लिखता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आई फ्रेम करके मैंने लिख दिया। जब भी हमें
HTML के अंदर किसी भी लोकेशन प्रोवाइड करना होता है तब हम यूजुअली SRC को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट या फिर ऑलरेडी हैविंग क्रिएटेड HTML फाइल्स वगैरह होता है तब हम href को यूज करते हैं जब हम इसको लिंक करते हैं। लेकिन जब हम किसी फाइल का लोकेशन को हम बताते हैं, भले वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या फिर हमारे डिवाइस के अंदर ऑलरेडी हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जब भी लोकेशन हमें प्रोवाइड कराना होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं SRC को। तो मैं SRC करके लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं जाऊंगा यूट्यूब के पास। यूट्यूब छोड़ते हैं, मैं चलता हूँ एक बार चैट जीपीटी के पास। तो मैं इस चैट जीपीटी के यूआरएल को पकड़ के कॉपी करूंगा। तो मैं इसको यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। साथ साथ मैं अभी क्या करूंगा, इसको मैं गो लाइव में जाके क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ तो आ गया, मतलब कि यहाँ पे अलग से एक छोटा सा फ्रेम बन के आ गया, राइट। तो इसको हटा के मैं एक ऐसा मैं उसको पूछ लेता हूँ कि कैसा कौन से टैग्स जो फ्रेम के साथ काम करते हैं। सम URLs that work with URLs that work with the iframe tag in HTML। तो ये हमें हमारे लिए एक थोड़ा देख रहा, तो YouTube हमारे लिए दिया। तो यहाँ पे कुछ YouTube का लिंक प्रोवाइड किया, तो मैं उस लिंक को पकड़ के पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं आउटपुट में देखता हूँ क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ तो ब्लैक स्क्रीन आ गया, तो ये बोल रहा है कि अनेबल वॉच ऑन यूट्यूब करके बोल रहा है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल से दे दिया। तो मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब में चलता हूँ फिर से। जैसे कि मैं जैसे कि मैं अपना ही एक वीडियो उठा देता हूँ, एक काम करता हूँ, अपना एक वीडियो उठा देता हूँ। और फॉर एग्जांपल कि मैंने इस वीडियो को उठाया और मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके इस लिंक को कॉपी कर देता हूँ। कहाँ है ये? तो ये हो गया, मेरे लिंक को कॉपी कर दिया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर और रिलोड करता हूँ, हो सके अब मेरे लिए आ जाए। तो पूछता हूँ कि ये यूआरएल क्या काम करेगा कि नहीं। तो यस, ये काम करेगा लगता है। तो इसको एक बार हम कॉपी करते हैं। ये देखो मेरा वीडियो यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको सो हाय एवरीवन, तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो को मेरे वेबसाइट के अंदर ला दिया हूँ। अब मैं इसको मैक्सिमाइज कर सकता हूँ या फिर कैप्शंस वगैरह जनरेट कर सकता हूँ। ये क्या बोल रहा है, फुल स्क्रीन और नॉट अवेलेबल, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पे शेयर वगैरह कर सकता हूँ। तो देखो आप यहाँ पे मैंने छोटा सा आई फ्रेम बना दिया। अब इसी आई फ्रेम को मैं उसका हाइट्स वगैरह भी चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट करके, तो मैं लिखता हूँ 500 पिक्सल्स। और विड्थ करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ 600 पिक्सल्स करके। तो ये देखो इसका जो फ्रेम है ये काफ़ी बड़ा हो गया। अब ये यहाँ पे मेरा वीडियो लोड कर रहा है। तो यस, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा टोटल वीडियो आ गया। ओके। अब साथ साथ में यहाँ पे टाइटल को भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि कोड विद श्रीहन करके, कोड विद श्रीहन करके। अब जब मैं इसको देखूंगा तो इसका टाइटल मेरे लिए आ सकता है, मतलब कि कोड विद श्रीहन करके जो मेरा टाइटल है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दिया है कि टाइटल। ओके। साथ साथ में यहाँ पे अलाउ फुल स्क्रीन करके दे देता हूँ। देखो अलाउ, पहली बात ये बोल रहा था कि फुल स्क्रीन इज नॉट अवेलेबल। तो जब मैं अलाउ अलाउ फुल स्क्रीन करके लिखूंगा तो ये हमारे HTML को, मतलब कि ये मेरे वेबसाइट के अंदर इसको फुल स्क्रीन भी करा देगा, राइट। ओके, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेम, मतलब कि कुछ बॉर्डर के वगैरह, अगर मुझे बॉर्डर को हटाना होता है तब हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, फ्रेम बॉर्डर। तो मैं यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल्स टू 0 या फिर 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिखेगा, जैसे कि पहले बॉर्डर दिख रहा था, अभी बॉर्डर नहीं दिखेगा। जैसे पहले ऐसे दिखता था, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। पहले बॉर्डर कुछ ऐसे दिखता था, अभी बॉर्डर नहीं दिखता है। अभी बॉर्डर नहीं दिखता है। अरे यार हाँ, अभी बॉर्डर नहीं है। तो ये काम करता है हमारा आई फ्रेम टैग, मतलब कि किसी भी आप वीडियो का यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ अभी, मैं इसे कंफर्मेशन कर लेता हूँ, कैन वी यूज चैट जीपीटी लिंक इन आई फ्रेम। तो ये बोलता है कि अच्छा नहीं कर सकते, तो ये सिक्योरिटी रीजंस वगैरह ये हटा दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो गूगल फेसबुक वगैरह इसको बंद कर दिया, लेकिन हाँ
हम गूगल मैप्स को या फिर हमारे खुद के वेबसाइट्स को कर सकते हैं। तो एक बार गूगल मैप्स को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे गूगल मैप्स करके लिखता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ ये। ओके। हाँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर देता हूँ और लिंक में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आउटपुट में देखते हैं क्या होता है। आई होप ये काम करेगा कि नहीं करेगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये काम नहीं करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। चलो, चैट जीपीटी तो यहाँ पे हमें लिंक भी प्रोवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको हटा के इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब कि आई फ्रेम एस आर सी करके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा यूआरएल आ गया है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा, तो ये हो गया हमारा। देखो यहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड का एक्सेस कर पा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे दुनिया कैसी। ओके। तो आईफ्रेम टैग को इस्तेमाल करके हम किसी और अदर प्लेटफॉर्म से हम इसको अपने वेबसाइट के अंदर एम्बेड करा सकते हैं। लेकिन हाँ, जरूर चेक कर लेना जिस वेबसाइट का एम्बेड कराना चाहते हो वो अवेलेबल है कि नहीं, मतलब कि वो सिक्योरिटी रीजंस के वजह से उसको एम्बेड कराने दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो दिस वाज द होल कोर्स अबाउट द HTML। तो अभी तक हमने शुरू से लेके एंड तक HTML का मोस्ट यूजफुल टैग्स, और यही हमारा फुल कोर्स का टैग्स है, मतलब फुल कोर्स का HTML का फुल कोर्स है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीबॉडी एंड बिल्ड अ वंडरफुल वेबसाइट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाला हूँ CSS का वन शॉट, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय एवरीवन।